हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी और नमकीन की रेसिपी, जिसे आज हम बनाएंगे मूंग दाल और गेहूं के आटे से। यानी ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो और ये बहुत ही करारी और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है मूंग दाल। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मूंग दाल लिया है और इसे मैंने 4 से 5 घंटे के लिए सोक कर दिया है। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। तो आज मैंने इस कटोरी से, जो घर में इजिली अवेलेबल होता है, उस कटोरी से यहाँ पे मैंने मेजर किया है। सबके घर में मेजरिंग कप नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने आज घर में मिलने वाली कटोरी से ही मापा है। तो इसी कटोरी से मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है और इसे 2 बार अच्छे से वॉश करके सफिशिएंट पानी डालकर इसे 4 से 5 घंटे के लिए अच्छे से भिगो दिया है। और यहाँ पे ये दाल परफेक्टली भिग चुके हैं। वैसे तो मूंग दाल भिगने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे इस रेसिपी में ज्यादा मूंग दाल भिगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया आता है। तो यहाँ पे हम इसे फिर से 1-2 बार अच्छे से वॉश कर लेते हैं और इसका पानी पूरा फेंक देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका पूरा पानी फेंक दिया है। आप चाहे तो इसे स्ट्रेनर में भी रख सकते हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है। अब इस जार में हम डाल देते हैं भिगोया मूंग दाल को। तो यहाँ पे हमें पूरा मूंग दाल अच्छे से डाल देना है। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों चीजों का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 3/4 कप पानी, ताकि दाल जो है अच्छे से पीस जाए। तो अब हम यहाँ पे जार का ढक्कन लगा के इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने मूंग दाल को अच्छे से पीस लिया है और यहाँ पे मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी और कितना फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है ये दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मूंग दाल है एकदम परफेक्टली पीस चुके हैं, मतलब एकदम फाइन पेस्ट बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से हमें इसे पीस लेना है। तो हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बाउल थोड़ा सा बड़ा लेना है, क्योंकि हमें इसमें आटा भी गूंद लेना है। तो इसलिए यहाँ पे हमें थोड़ा सा बाउल बड़ा ही लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये सारे पेस्ट को अच्छे से निकाल दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मूंग दाल का पेस्ट है वो इस तरीके से थोड़ा सा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में चाहिए। इससे क्या होगा ना, जो हम इसमें गेहूं का आटा डालेंगे तो इसकी क्वांटिटी हमें थोड़ी सी ज्यादा रखनी है। गेहूं का आटा ज्यादा डालने से ये नमकीन बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ज्यादा तेल भी नहीं सोक करता है। तो इसमें हम फ्लेवर्स ऐड कर लेते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में ही डाल देते हैं फ्रेशली कुटा हुआ काली मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच इतना डाल दिया है। अब इसमें ही हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच अजवाइन। तो इसे हम हाथ में लेके थोड़ा सा क्रश करके डाल देते हैं, ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आ जाए। और इसी में हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पे ये ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पे ये बढ़िया सा दिखता है, इसलिए यहाँ पे मैंने डाल दिया है। और इसमें ही हम डाल देते हैं 3 चम्मच रवा यानी सूजी डाल देते हैं। और इसके साथ इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना बढ़िया दिखने लगा है। और यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये मिक्सचर बहुत ही बढ़िया दिखने लगा है। तो इस मिक्सचर को हम कवर कर लेते हैं और इसे 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं, ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने इसका कवर निकाल दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूजी अच्छे से फूल चुका है और ये पेस्ट भी थोड़ा सा गाढ़ा जैसा दिखने लगा है। तो हमें यहाँ पे सूजी को पहले ही डाल देना है। इससे क्या होगा ना, जो हमें गेहूं का आटा डालना है उसका मेजरमेंट हमें एकदम सही से पता होता है, इसलिए यहाँ पे हमें सूजी को पहले ही डाल के उसे अच्छे से फुला देना है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से एक बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ताकि हमारा मिक्सचर जो है दिखने में और भी बढ़िया और एकदम टेस्टी दिखे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे ये बेसिक सा मेन मिक्सचर बनकर तैयार है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं गेहूं का आटा। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं 2 कप गेहूं का आटा। जैसे हमें लगेगा हम वैसे बाद में यूज कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेना है। जैसा हम नॉर्मल चपाती के लिए गूंथते हैं ना, उससे थोड़ा सा हार्ड हमें यहाँ पे आटे को अच्छे से गूंथ कर तैयार कर लेना है। तो इसके लिए यहाँ पे कितना आटा लगता है उसका मेजरमेंट मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने फिर से आधा कप इतना गेहूं का आटा डाल दिया है। मतलब यहाँ पे मैंने टोटल 2.5 कप इतना मैंने आटा डाल दिया है। जिस कटोरी से हमने मूंग दाल मापा था उसी कटोरी से हमें यहाँ पे सारी चीजों को माप लेना है। मतलब मूंग दाल और गेहूं के आटे को अच्छे से माप देना है। तो यहाँ पे मुझे और ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैं फिर से 1 कप इतना गेहूं का आटा डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टोटल 3.5 कप इतना गेहूं का आटा डाल दिया है। और इसमें हम डाल देते हैं फिर से आधा चम्मच इतना नमक, क्योंकि हमने गेहूं का आटा ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने फिर से आधी छोटी चम्मच इतना नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अगर नमक थोड़ा सा ज़्यादा भी रह जाए तो इस रेसिपी में बहुत ही टेस्टी लगता है।
तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से गूंद लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आटा थोड़ा सा हार्ड ही है, मतलब इसी तरीके से हमें आटे को गूंद कर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे आटा ज्यादा हार्ड भी नहीं है और ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, तो इससे हमारी जो नमकीन है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इसी तरीके से हमें आटे को गूंद लेना है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, तो करीबन आधी छोटी चम्मच इतना हमें यहाँ पे तेल डाल देना है और तेल को भी अच्छे से मिला लेते हैं ताकि जो आटा है और भी सॉफ्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे फिर से तेल लगा के भी गूंद लिया है। अब हम यहाँ पे इसे फिर से कवर कर देते हैं और इसे 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने कवर निकाल दिया है और इसे एक बार अच्छे से गूंद देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आटा है वो अच्छे से चिकना हो चुका है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट बन चुका है। तो इसी तरीके से हमें आटे को अच्छे से गूंद कर तैयार कर लेना है। अब हम यहाँ पे इसकी लुई तैयार कर लेते हैं, मतलब जैसे हम नॉर्मल चपाती के लिए लुई बनते हैं ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा हमें मोटा हमें यहाँ पे लुई बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 2 लुई को बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से हम बाकी के लुई बाद में बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लुई लिया है। अब इसे हम गेहूं के आटे में इसे डिप कर लेते हैं, या फिर आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा भी छिड़क देते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से डिप कर लिया है। अब हम इसे पतला रोल कर देना है, जैसे हम नॉर्मल चपाती के लिए पतला रोल करते हैं ना, उसी तरीके से हमें यहाँ पे इसे पतला रोल कर देना है। अगर ये बेलते समय चिपक रहा है तो आप इसके ऊपर सूखा आटा छिड़क सकते हैं और इसे फिर से पतला रोल कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मोटा रोल कर दिया है और इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसे पतला रख दिया है। हमें यहाँ पे लेयर वाली मठरी बनानी है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने घी लिया है, घी को अच्छे से मेल्ट कर लिया है। अब क्या करते हैं ना कि ब्रश की हेल्प से हमें यहाँ पे इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देना है घी को। तो यहाँ पे हमें ज्यादा घी नहीं लगाना है, ऐसा मान के चलो कि हमें यहाँ पे 1/4 चम्मच इतना ही घी डाल देना है और इसे पूरे चपाती के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से पूरे अच्छे से स्प्रेड कर देना है। अब इसके ऊपर हमें यहाँ पे चावल का आटा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है और इसे थोड़ा सा अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हाफ फोल्ड कर लेना है। अब इसके ऊपर भी हम फिर से थोड़ा सा घी को स्प्रेड कर देते हैं और इसके ऊपर फिर से हम थोड़ा सा चावल आटा डाल देते हैं और जो बचा हुआ हाफ है इसे फिर से हम इसके ऊपर अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं और इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे फिर से इसे फोल्ड कर लेना है, मतलब जैसे हम पॉकेट बनाते हैं ना, उस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे इसे फिर से थोड़ा सा घी लगा देते हैं। तो हमें यहाँ पे ये प्रोसेस हमेशा जब हम फोल्ड करते हैं तो हमें यहाँ पे इसे प्रोसेस को फॉलो करना है, मतलब थोड़ा सा घी लगा देना है और उसके ऊपर चावल का आटा छिड़क देना है और इस तरीके से हमें इसे हाफ फोल्ड कर लेना है और फिर से जो आधा बचा हुआ पार्ट है इसे हम फिर से फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे पॉकेट की शेप में इसे अच्छे से फोल्ड लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब इसके ऊपर हम फिर से सूखा आटा छिड़क देते हैं और हमें यहाँ पे इसे फिर से बेल लेना है। तो इस टाइप पे हमें इसे स्क्वायर शेप में ही बेल लेना है। तो हमें यहाँ पे इसे हल्के हल्के हाथों से ही बेल लेना है ताकि ये जो लेयर्स है वो साथ में चिपके नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हमें पतला और हल्के हाथों से इसे बेल लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे स्क्वायर शेप में अच्छे से थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा पतला अच्छे से बेल कर तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर फिर से घी लगा देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे इसके ऊपर एक और बार फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हमें ये पूरे एंड तक अच्छे से घी को स्प्रेड कर देना है। तो याद रहे कि हमें यहाँ पे घी ज्यादा नहीं लगाना है, बस 1/4 चम्मच से आधा चम्मच इतना ही घी को अच्छे से स्प्रेड कर देना है। अब इसके ऊपर हम चावल का आटा स्प्रिंकल कर देते हैं। आप चाहे तो चावल का आटा और घी को अच्छे से मिला के साटा भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पार्ट में इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब जो फोल्ड किया पार्ट है इसके ऊपर भी हम घी को अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं और ये जो बचा हुआ पार्ट है इसे भी हम फोल्ड कर देना है। तो उसके पहले इसके ऊपर थोड़ा सा चावल का आटा छिड़क देते हैं। तो इस तरीके से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। अब इसे हमें हल्के हाथों से थोड़ा सा बेल लेना है, मतलब हमें इसके बाद इसे कट कर लेना है। तो हमें इसे पॉकेट शेप में नहीं बनाना है, तो इसे हम एकदम हल्के हाथों से थोड़ा सा पतला कर देना है। तो अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से पतला कट कर लेना है और चाकू से हम आधा इंच इतना इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिखने में ये स्ट्रिप्स कितना बढ़िया और कितना टेस्टी दिखने लगे हैं। और ये देखिए इसकी लेयरिंग आप देख सकते हैं कि ये परफेक्ट सारे लेयर्स एकदम परफेक्टली दिखने लगे हैं। जब हम इसे फ्राई करते हैं तो सारे लेयर्स एकदम खुलकर निकल के आ जाते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे इसे पूरे अच्छे से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रिप्स को एक प्लेट में रख देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसे बनाना कितना आसान है और इसे हम परफेक्टली अगर फोल्ड करते हैं तो फ्राई करने के बाद ये बहुत ही बढ़िया दिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे स्ट्रिप्स को एक प्लेट में अच्छे से रख दिया है और इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे स्ट्रिप्स को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अब चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में।
तो यहाँ पे मैंने तेल को पहले से ही गर्म कर लिया है हाई फ्लेम पे। अब हम यहाँ पे फ्लेम को मीडियम कर देते हैं और हम यहाँ पे तेल का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम थोड़ा सा आटा डाल देते हैं। अगर ये आटा ऊपर आ जाए इसका मतलब यहाँ पे तेल एकदम बराबर मात्रा में गर्म हो चुका है। और इसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रिप्स को एक एक करके डाल देते हैं। तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि स्ट्रिप्स को एक साथ नहीं डालना है, स्ट्रिप्स को हमें एक एक करके ही डाल देना है। और इसमें हम यहाँ पे सारे स्ट्रिप्स डालने के बाद हमें यहाँ पे फ्लेम को लो कर देना है और इसे लो फ्लेम पे ही एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाने तक यानी कुरकुरा हो जाने तक फ्राई कर लेना है। और हमें यहाँ पे डालने के बाद तुरंत चमचा नहीं डालना है, नहीं तो इसके लेयर्स परफेक्टली नहीं खुलते हैं। तो कुछ सेकंड हो जाने के बाद जैसे ये स्ट्रिप्स थोड़ा सा फ्राई होने लगते हैं और ये ऊपर आ जाने लगते हैं, तब हमें यहाँ पे इसमें उलट पुलट कर लेना है। मतलब एक तो आप इसे थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे उलट पुलट करके फ्राई कर सकते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए कम से कम 2 से 3 मिनट लगते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जैसे ही यहाँ पे ये स्ट्रिप्स फ्राई होने लगे हैं तो इसके सारे लेयर्स एकदम परफेक्टली खुलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो मटरी है एकदम परफेक्टली फ्राई हो चुका है और दिखने में भी एकदम लेयर वाला दिखने लगा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे लेयर्स एकदम परफेक्टली निकल के आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे इसे निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे स्ट्रेनर पे रख दिया है। आप चाहे तो इसे किचन टॉवल पे भी निकाल सकते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है पूरी तरीके से निकल जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो मटरी है एकदम कुरकुरे और एकदम करारे बन चुके हैं और लेयर्स भी एकदम बढ़िया दिखने लगा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सेकंड बैच को भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो सेकंड बैच फ्राई करने से पहले हमें यहाँ पे फ्लेम को हाई कर देना है ताकि हमने लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया है तो जो तेल का टेम्परेचर कम हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हमें कुछ सेकंड के लिए हाई फ्लेम कर देना है और तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे फ्लेम को फिर से लो कर देना है और स्ट्रिप्स को अच्छे से डाल देना है और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। याद रहे कि ये स्ट्रिप अपने आप ऊपर आ जाने के बाद ही इसमें चम्मच डाल के इसे हिला देना है ताकि जो सारे लेयर्स है एकदम परफेक्टली खुलकर निकल जाए। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैंने सेकंड बैच को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है और दिखने में ये भी परफेक्टली गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इसे भी हम स्ट्रेनर पे निकाल देते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे बचे हुए मटरी को फ्राई कर लेते हैं। तो अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारी मटरी को अच्छे से फ्राई कर लिया है और दिखने में भी ये कितना परफेक्टली और कितना लाजवाब और कितना कुरकुरा दिखने लगा है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मटरी है कितना क्रंची और कितना कुरकुरा बनकर तैयार है। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि इसे बनाना कितना आसान है और खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। बारिश के मौसम में हमें कुछ ना कुछ चटपटा खाने का मन होता है तो आप इस तरीके से रेसिपी बनाकर जरूर ट्राई करें और आप इसे 1 महीने तक कम से कम स्टोर करके भी रख सकते हैं। और यहाँ पे ये हेल्दी भी है तो आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी ये बहुत पसंद आ जाएगा। अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।